नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक विषय पे आपके साथ रूबरू होने का मौका मिल रहा है। आज हम लोग बात करेंगे पराली की समस्या का और उसका समाधान कैसे किया जाए। पराली पॉल्यूशन और का क्या है सॉल्यूशन। हर साल जो है हमारे किसान भाई अपनी धान की फसल उगाने के बाद जब उसका धान निकाल लेते हैं तो उसके बाद जो अपशिष्ट बचता है, मतलब जो उसके डंठल होते हैं, जो पेड़ होता है धान का, वो खेतों में बच जाता है और उसी को पराली बोलते हैं। देश में बड़े पैमाने पर धान की खेती होती है और जो खासकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, मतलब देश के लगभग सभी राज्यों में, राजस्थान को छोड़कर, और कुछ पर्वतीय राज्य जो हैं वो थोड़े बहुत पैमाने करते हैं। जो मैदानी इलाके के राज्य हैं जिसमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर धान की फसल उगाई जाती है और उसके बाद वो अक्टूबर के महीने में धान की फसल तैयार हो जाती है और फिर धान की कटाई के बाद आजकल मशीनीकरण ज़्यादा हो रहा है, यूज हो रहा है। जो कंबाइन मशीनें धान काटती हैं, जो उसके ऊपरी हिस्से को निकालने के बाद जो उसका नीचे का हिस्सा डंठल और जड़ें होती हैं, उसको किसान लोग खेतों में जला देते हैं, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर पॉल्यूशन होता है। और हम लोग सुनते रहते हैं और देखते भी हैं कि दिल्ली में और दिल्ली के आसपास जो एनसीआर का इलाका है उसमें प्रदूषण की समस्या काफ़ी हद तक बढ़ जाती है अक्टूबर नवंबर में, जिसमें बहुत कुछ योगदान पराली के धुएं का भी होता है। अक्टूबर महीने में धान की कटाई के लिए कंबाइन मशीनों का उपयोग होता है। इसी के साथ धान की पराली खेतों में छोड़ी चली जाती है। धान गेहूं फसल वाले चक्र पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान गेहूं की बुआई और उसके लिए खेत को साफ करते हैं। खेतों को पराली मुक्त करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है जो उसको खेत में ही पराली को जला देते हैं। इसके वजह से प्रदूषण फैलता है, उसके धुएं से काफ़ी सारी बीमारियां भी उत्पन्न होने का खतरा रहता है। पराली जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, मीथेन, CHO, कैंसर कारक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक VOC जैसे जहरीली प्रदूषण उत्सर्जित होता है। ये प्रदूषण के आसपास वातावरण में फैल जाते हैं, जिससे स्मॉग की एक मोटी परत वायुमंडल में बन जाती है, जिससे वायु की गुणवत्ता और लोगों का स्वास्थ्य काफ़ी प्रभावित होता है। यह खासकर दिल्ली के और NCR के वायु प्रदूषण में प्राथमिक कारणों में से एक है। इसी तरह पराली जलाने से खेतों की मिट्टी, मृदा के लिए भी जोखिम है। पराली जलाने से मृदा की उर्वरकता घटती है। भूमि को उसी भूमि पर जलाने से इससे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। मृदा की ऊपरी परत में जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो फसल के लिए लाभदायक होते हैं, वो उससे नष्ट हो जाते हैं और उनकी जो मृदा की घुलनशीलता है वो उसका क्षरण होता है और जिससे फसल की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है मृदा की वो कम हो जाती है पराली जलाने से। जलवायु परिवर्तन प्रेरित पराली दहन जलवायु परिवर्तन के कारण कटाई मौसम की अवधि में कमी हो के कारण कि जिनमें किसानों को खरीफ और रबी फसलों के अपने खेतों को पुनः तैयार करने के लिए विवश कर दिया है
और जिसकी वजह से उनको एक आसान तरीका होता है कि पराली को अपने खेत में ही जला दिया जाए, और ये सबसे तेज और सरल तरीका होता है। जब धान की फसल तैयार होती है तो खासकर 15 अक्टूबर से लेके और 15 नवंबर तक का ये टाइम होता है। लगभग 45 दिन का टाइम होता है जिसमें धान की कटाई होती है, और 15 नवंबर से लेके दिसंबर फर्स्ट वीक तक गेहूं को बुआई का टाइम होता है। और अगर पराली को ऐसे छोड़ दिया जाए तो कम से कम उसको 1.5 महीने का वक्त चाहिए उसको ज़मीन में ख़त्म होने के लिए। तो उतना टाइम किसानों के पास होता नहीं, क्योंकि ये 45 दिन का ही पीरियड होता है जिसमें उनको धान भी निकालना होता है और उसके बाद गेहूँ को बुवाई भी करनी होती है। गेहूँ, मटर, सरसों, जौ, इन सब की बुवाई इसी समय होती है। आलू। तो इस वजह से खेत खाली करने के लिए और दूसरी फसल उगाने के लिए किसान लोगों के पास यही एक आसान तरीका होता है कि वो पराली को अपने खेतों में जला दें। उत्तरवर्ती दशकों में उठाए गए नीतिगत कदमों की वजह से, जैसे बिजली की उपलब्धता, उर्वरकों के लिए सब्सिडी की शुरुआत हुई, और इसके साथ ही कृषि हेतु ऋण तक किसानों की पहुंच, आसानी से फसल पैदावार एवं कृषि उत्पादकता की व्यापक वृद्धि हुई, जिसके कारण पराली दहन की समस्या और उत्तरोत्तर बढ़ती गई। खासकर 2008-9 के बाद जो है हार्वेस्टर और कंबाइन मशीनों का प्रयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है, और खासकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या पूरे उत्तर प्रदेश में इसका बड़े पैमाने में प्रयोग हो रहा है। और जो धान तो निकाल लेता है, लेकिन उसकी जो अवशिष्ट पदार्थ होता है वो ही खेतों में छोड़ दिया जाता है, और इस वजह से ये समस्या उत्पन्न हो गई है। और खासकर ये ठंड जब स्टार्ट होती है उसके बाद वायु, हवा की भी, हवा चलने की भी रफ्तार कम हो जाती है, ठंड बढ़ने लगती है, और उसके बाद जब पराली खेतों में जलाई जाती है तो काफ़ी धुआं होता है। जैसे पहले बताया कि इससे वायुमंडल में काफ़ी कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कैंसर कालिक, पॉलीसाइक्लिक, वाष्पिल कार्बन यौगिक जैसे रसायन जो है वायुमंडल में घुल जाते हैं और एक मोटी परत बन जाती है, और ये जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, खासकर कैंसर और जो श्वास के मरीज हैं, और आँखों की रोशनी में भी हानिकारक है, को हानि पहुंचाती है। बच्चों के लिए काफ़ी ये है, और जो दमा के मरीज हैं इनके लिए भी काफ़ी ये हानिकारक होती है। तो ये सारी चीज़ें पराली जलाने से होती हैं, और इसको पराली को और भी पराली जलाते क्यों किसान हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश अधिकांश किसान धान के बाद गेहूं खेती करते हैं, और 15 अक्टूबर के से जल्दी उनको खेत खाली करना होता है, उसके बाद वो गेहूं को बुआई स्टार्ट हो जाती है, और नवंबर के पहले सप्ताह तक करते हैं। उस धान की कटाई होती है, उसके बाद 15 नवंबर के बाद दिसंबर फर्स्ट वीक तक गेहूं को बुआई चलती है, तो उनको जल्दी से जल्दी खेत खाली करना होता है, इसलिए वो पराली जलाते हैं। किसानों की मजबूरी क्या है? धान गेहूं फसल चक्र वाले किसानों को धान के कंबाइन से कटाई के बाद गेहूं बोने के लिए जल्दी खेती खाली करनी होती है, जिस वजह से वो इनको 40-45 दिन के टाइम में ही धान निकालना भी होता है और गेहूं की बुआई भी करनी होती है। तो दूसरा कारण है कि पराली का उपयोग जो है चारे के रूप में किसान नहीं करते, खासकर दुधारू पशुओं के लिए इसको नहीं खिलाते, तो ये एक तरह से खराब हो जाता है, क्योंकि गेहूं का जो अपशिष्ट होता है वो तो भूसे के काम में आता है, और उसको जानवर खाते हैं। और दूसरा है, सरकारें भी पराली के ऊपर काफ़ी उस पर प्रतिबंध लगा रही हैं, और कई कई जगह तो उस पर किसानों के ऊपर FIR भी हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी ये अभी रुक नहीं रहा है, जिस हिसाब से इसका प्रभाव मानव स्वास्थ्य पे और मृदा
भूमि की गुणवत्ता पे पड़ रहा है, उस हिसाब से उसका समाधान अभी नहीं हुआ है। सरकार लेके कस्बाने कहते हैं कि इस फसल अवशेषों को नहीं जलाएं, लेकिन ज़रूरी यह है कि हम इनको कोई बेहतर विकल्प उपलब्ध कराएं जिससे इस समस्या का निदान हो। इस पर ही कई तरह के काम हो रहे हैं जिसमें सरकार के प्रयास हैं, किसानों को भी प्रयास करने की ज़रूरत है, वैज्ञानिक भी प्रयास कर रहे हैं। जैसे IARI बायो मास यूटिलाइजेशन यूनिट के समन्वय और मुख्य वैज्ञानिक को बताया है कि पराली का प्रबंधन 2 प्रकार से किया जा सकता है। पहला है इन सीटू प्रबंधन जो खेत में ही होता है, और दूसरा है एक्स सीटू यानी फसल अवशेष को खेत के बाहर ले जाकर उसके और अन्य उपयोगों में यूज किया जाए। पराली का जो पहला प्रबंधन है वो इन सीटू, इसमें फसल अवशेष इन सीटू प्रबंधन का अर्थ है फसल अवशेषों को खेत में छोड़ना और उसे प्राकृतिक रूप से विघटित होने देना। इन सीटू प्रबंधन मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता को बनाए रखने में मदद करता है। इससे लिए कृषि यंत्रों की खोज की गई है। इसके इस्तेमाल से आप न केवल फसल अवशेषों की समस्या से बच सकते हैं, बल्कि ज़मीन की अच्छी को खाद भी मिलती है, उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है। इसमें सुपर SSS या एक्स्ट्रा चापर के से फसल अवशेषों को बारीक टुकड़ों में काट कर जमीन पर फैला देते हैं, और इसके बाद IARI पूसा संस्थान द्वारा विकसित डीकम्पोजर का छिड़काव करके उसके ठूंठ को गलाकर खाद बना देता है। दूसरा है फसल अवशेषों को रोटावेटर और मल्चर मशीन के द्वारा मशीन में मिला देने से वह सड़कर खाद बन जाती है। दूसरा तरीका है या जुताई के समय खेतों में रबी फसलों की बुआई को इसको ऐसी मशीन है जो हार्वेस्टर के मदद से उसको मतलब एक तरह से टुकड़ा करता जाता है, और जो खाली जगह बचती है उसमें गेहूं की बुआई करता है और उसको ऊपर से फैलाता जाता है। तो धीरे धीरे जो है जैसे पानी लगाने के बाद पानी जब खेतों में जाता है तो वो गल के वो खाद का काम करती है और उससे फसल अच्छी उगती है। इस प्रक्रिया के सभी पदार्थ समान रूप से मिश्रित हो जाते हैं और ढेरों में वायु संचार होता रहता है। इस प्रकार 3 से 9 सप्ताह के 3 चक्र में ये सर्वोत्तम जैविक खाद उत्पन्न हो जाती है। मतलब जैसे हम लोग केचुए की खाद बनाते हैं, किसान भाई और लोग बड़े पैमाने पर उसका व्यावसायिक उत्पादन भी कर रहे हैं, जिसमें पराली को इकट्ठा करके उसको एक गड्ढे में डालकर और उस पर थोड़ी बहुत खाद मिला के और उसमें केचुए मिला के केचुए की खाद भी लोग बना रहे हैं। तो उसका इसका एक तरह से ये भी प्रयोग हो सकता है। पराली से खाद भी बनाई जा सकती है। और उसके बाद सुपर हार्वेस्टर मशीन पर सुपर एक्स्ट्रा मशीन अनिवार्य, इस बारे में सरकार की तरफ से गाइडलाइन दी गई है कि कंबाइन हार्वेस्टर मशीन में सुपर एक्स्ट्रा मशीन जोड़ी गई है और इससे सरकार की तरफ से अनिवार्य किया गया है। यह मशीन कंबाइन हार्वेस्टर जुड़ी होती है जो कंबाइन से काटी गई फसल के अवशेष को छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में परिवर्तित करती है और उसको खेतों में बिखेर देती है। फसल अवशेष को आसानी से मिट्टी में मिलाया जाता है रोटावेटर के द्वारा, और जिससे फसल अवशेष को जलाना नहीं पड़ता और इससे मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती जाती है। इसके अवशेषों को छोटा करके गेहूं की हैप्पी हार्वेस्टर और जीरो डिटेल से बुआई करने से किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। ये तो पहला एक कारण है कि मतलब इस वजह से एक ये है C2 और दूसरा है
और उसके बाद है जैसे फसल अवशेष को जैव कोयला में परिवर्तित कर दिया जाए। बायो एडवेज के अनुसार इस तकनीक में फसल के अवशेष को 65% बायोमास की ऊर्जा में बदला जा सकता है। मोहाली, पंजाब में मोहाली स्थित संयंत्र हर घंटे लगभग 150-200 किलोग्राम धान के पुआल को जैव बायोमास में परिवर्तित कर सकता है और CO2 के उत्सर्जन में 95% तक की कमी ला सकता है। इस प्रौद्योगिकी में पुआल, घास, मिलों से निकले वाले अवशेष और लकड़ी के अवशेषों को 250 से 350 सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है और इससे बायोमास के तत्व कोयले के समान छर्रे रूप में छोटे छोटे टुकड़े के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और जिससे बाद में उसको जो हमारे पावर प्लांट हैं और स्टील उद्योग हैं उसमें इनका यूज होता है, लोहा गलाने में और बिजली बनाने में इस बायो कोयलों का उपयोग किया जा सकता है। अभी तक इस तकनीक का परीक्षण स्कैविडिया स्थित एक 16,000 टन प्रति वर्ष क्षमता वाले संयंत्र स्थापित किए जाते हैं। सरकार का भी काफ़ी जोर है कि इस धान के अपशिष्ट को या और जो भी कृषि संबंधित अपशिष्ट निकलते हैं उससे जैव कोयला बनाया जाए, जिससे किसानों को एक एक्स्ट्रा इनकम भी होगी और जो ये प्रदूषण की समस्या है, वायु प्रदूषण की, इससे भी निजात मिलेगी। दूसरा है, इसमें एक और है कि जैसे अभी हमने छत्तीसगढ़ एक पराली उपयोग का एक छत्तीसगढ़ी मॉडल है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गौठान स्थापित करने के रूप में यह अभिनव प्रयोग किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। वो गौठान समर्पित एक भूखंड होता है, मतलब गांव के बाहर एक निश्चित जगह निर्धारित की जाती है और यहाँ पराली दान, मतलब जो खेतों में पराली होती है उसको लोग दान कर देते हैं एक तरह से। इसके माध्यम से गांव के समस्त उपयुक्त पराली एकत्र की जाती है और उसके द्वारा इसमें इन्हें गाय के गोबर और कुछ प्राकृतिक एंजाइमों के साथ इसको मिलाकर इसको खाद के रूप में रूपांतरित कर दिया जाता है। जैसे केचुए की खाद बनाना, उसको और किसी तरीके से गाय के गोबर मिला के और थोड़े टाइम बाद वो गल जाती है और वो खाद के रूप में आ जाती है। इस योजना के द्वारा प्रदूषण भी नहीं हो रहा है और लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और किसानों को एक उर्वरक भी उनको उपलब्धता हो रही है। दूसरा है, इस पराली से या कृषि अपशिष्ट से जो है फ्यूल जो एथेनॉल बनाया जाता है, तो उस पर भी सरकार काफ़ी सब्सिडी दे रही है। खासकर जैव कोयला और बायोफ्यूल के लिए सरकार उसमें बहुत ज़्यादा सब्सिडी देती है और उसको स्थापित भी हो रहा है, कई कई जगह स्थापित हो गया है, वहाँ बन भी रहा है, कोयला भी बनाया जा रहा है, बायो कोयला भी बनाया जा रहा है और बायोफ्यूल भी बनाया जा रहा है, जो पेट्रोल में मिला के उसको एक 20% पेट्रोल में मिलाने के लिए सरकार ने आदेश दिया है। तो जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं वो एथेनॉल को बायोफ्यूल, जो कंपनियां बायोफ्यूल बना रही हैं, खासकर वो गन्ने के सीरे से बनाया जाता है, लेकिन अब उसको इस कृषि अपशिष्टों से भी बनाने का प्रयोग हो रहा है और वो बनाया भी जा रहा है, जिसमें पराली का भी उपयोग काफ़ी पैमाने पे हो रहा है। उससे एथेनॉल बनाया जा रहा है और वो पेट्रोल में मिला के वो उसका विक्रय भी हो रहा है। तो एक तकनीक ये भी है पराली की समस्या को हटा। फसलोत्तर विनिमय प्रोत्साहन, इस फसल कटाई में पराली से खाद्य निर्माण मनरेगा जैसी योजना को शुरू करने और फसलोत्तर प्रबंधन को जमीनी स्तर पर विनियमित करने की आवश्यकता है। अपने पराली का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण करने वाले किसानों को सरकार
प्रोत्साहन राशि भी प्रदान कर सकती है, जिससे किसान इसको अपनाने में रुचि दिखाएं। फसली चारे के उपयोग में प्रयोग गेहूं की पराली का मवेशियों के चारे में के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। गेहूं के ठूंठ से तैयार तूड़ी को इसमें पोषक तत्व के कारण मवेशियों को के लिए सबसे अच्छा सूखा चारा होता है। तकनीकी हस्तक्षेप, सूक्ष्म जीव पूसा, जैसे हमारे पूसा इंस्टीट्यूट ने जो कृषि संबंधित रिसर्च करते रहते हैं, यहाँ पूसा में पराली दहन को कम करने के लिए एक अभिनव उपाय विकसित किए गए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI ने सूक्ष्म जीव पूसा विकसित किया है, जो पराली के सड़न को तेज करता है। मतलब अगर खेतों में पराली पड़ी है तो उसका एक बायो छिड़काव है, इसको पानी में घोल करके मशीन द्वारा छिड़काव कर दिया जाए तो वो 25 दिनों के अंदर वो खेतों में गलकर खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिससे परिणामस्वरूप मृदा की गुणवत्ता में सुधार होता है। दूसरा है हैप्पी सीडर। पराली को जलाने के बजाय हैप्पी सीडर नामक एक ट्रैक्टर माउंटेड मशीन का उपयोग किया जाता है, जो चावल की भूसी को काटता और उठाता है। खाली हुई भूमि में गेहूं के बीज को बोती है और फिर भूसी को उसके ऊपर से बोए हुए क्षेत्र के ऊपर गीली घास के रूप में बिछा देती है और धीरे धीरे डिकम्पोस्ट हो जाता है। पराली का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, जैसे कागज उद्योग में कागज बनाने में उसका उपयोग हो सकता है। कीबोर्ड बनाने जो दफ्तियाँ बनती हैं, या जो गत्ता बनता है उसमें भी इसके उपयोग गत्ता निर्माण किया जा सकता है, उसके निर्माण में पुनर्चक्रण किया जा सकता है। इसके अलावा इसे खाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे दिल्ली के बाहर पल्ला गांव में नंदी फाउंडेशन द्वारा किसानों से 800 मीट्रिक टन धान अवशेष की खरीद और उसको खाद में परिवर्तित किया जा रहा है। फसल अवशेषों का उपयोग चारकोल गैसीकरण, बिजली उत्पादन, जैव इथेनॉल के उत्पादन हेतु औद्योगिक कच्चे माल जैसे विशिष्ट उपयोगों के लिए भी किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें पराली संकट से निदान कर सकती हैं। किसानों के पास और कोई साधन ना होने की वजह से और जागरूकता की कमी की वजह से भी वो खेत अपशिष्ट को अपने खेतों में जला देते हैं, और धीरे धीरे सरकार उस पर ध्यान दे रही है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है, खासकर दिल्ली और NCR के इलाके में, या जहाँ भी है, चाहे पश्चिमी यूपी हो या पूर्वी यूपी हो, जहाँ भी धान की फसल होती है वहाँ किसानों के पास और साधन न होने की वजह से उनको सबसे आसान तरीका ये होता है कि उसको खेतों में जला दिया जाए। लेकिन उस पर सरकार को इसको रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए। किसानों को कम दाम पे या सब्सिडी देके उनको ऐसे मशीनें उपलब्ध कराई जानी चाहिए जो खेतों में उसका पुनर्चक्रण कर सके। उसके बाद जैसे अभी बायोफ्यूल बनाना, जो एथेनॉल बना रही हैं या जो कंपनी एथेनॉल बना रही हैं या बायो कोयला बना रही हैं, उनको भारी सब्सिडी दे रही है, जिससे वो कृषि अपशिष्ट को कोयले और एथेनॉल में परिवर्तित कर रही हैं। और जो छोटे उद्योग हैं जैसे कागज़ बनाना, लुगदी बनाना या गत्ता बनाना, जैविक खाद बनाने में भी इनका काफ़ी उपयोग हो रहा है। लेकिन जिस तेज़ी से और इसका क्रियान्वयन होना चाहिए उस हिसाब से अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि 10% भी पराली अपशिष्ट का उपयोग अभी नहीं हो पा रहा है, और 90% किसान अभी भी उसको किसी न भी किसी तरह से उसको जला रहे हैं। तो इस पे और मतलब सरकार से अगर सख्ती करेगी, आप किसी किसान के ऊपर FIR करती है, वो करती है, तो धरना प्रदर्शन स्टार्ट हो जाता है। तो उनके पास भी सही तरीके की जानकारी भी नहीं है, और उनकी मजबूरी भी है कि वो उसको जलाएं अपने खेतों में। जैसे पूसा इंस्टीट्यूट ने जो एक वो बनाया है, लिक्विड बनाया है, जिसको छिड़काव से ही
वो खेतों में ही नष्ट हो जाता है, खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको भी वितरण करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को उसके बारे में जानकारी भी उपलब्ध होनी चाहिए। इसके लिए संगोष्ठियाँ, प्रचार माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा सकता है, जिससे पराली की समस्या से निदान होगा। अगर सारी पराली जो भी एकत्रित होती है, जितना भी उत्पादन होता है पूरे देश में, अगर इसको सही से प्रबंधन किया जाए तो एक तो कोयला बनेगा, जैव कोयला बनेगा, तो जिससे जो है जो हमारे प्राकृतिक कोयला है इसकी खपत कम बनेगी। दूसरा एथेनॉल बनेगा, एथेनॉल से पेट्रोल में मिला के उसको जो है जो हमारा विदेशों से तेल मंगाना पड़ता है उसमें भी कमी आएगी, जिससे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार भी की बचत होगी। तीसरा है खेतों की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और इससे बहुत सारा रोजगार, मतलब लाखों की संख्या में रोजगार भी उत्पन्न होगा। अगर कोई फैक्ट्री लगती है कोयला बनाने की या बायोफ्यूल बनाने की या जैविक खाद बनाने की, तो उसमें भी लोगों की ज़रूरत होगी, तो उससे रोजगार भी उत्पन्न होगा और किसानों का एक एक्स्ट्रा इनकम भी बढ़ जाएगी। अगर वो अपने खेतों के उनको सही मार्गदर्शन मिले और उनको सही उसका उचित मूल्य मिलेगा, तो वो उसको खेतों में न जला के उसको इकट्ठा करके उसको कंपनियों को बेच देंगे, तो उनको एक एक्स्ट्रा इनकम पैसा भी मिलेगा, तो जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और खेतों की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और प्रदूषण में भी उत्तरोत्तर कमी आएगी, जिससे जो है जो इस वायु प्रदूषण जनित बीमारियां हैं उसमें भी कमी आएगी। तो ये सारी बातें थी पराली जलाने से समस्या और उसका समाधान। मुझे लगता है आप लोगों को काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। आज के लिए इतना ही। आगे वीडियो में हम दिल्ली प्रदूषण के बारे में बात करेंगे कि दिल्ली में प्रदूषण के क्या कारण हैं और किन वजहों से ये अभी तक बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, इन सब के बारे में बात करेंगे। ये मेरा YouTube चैनल है @PoliticalScience 2023। इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों को और जानकारियाँ उपलब्ध हों। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।